हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, यानी कि जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और जितने सारे भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में पूरा करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे, वो भी बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही बारीकी से समझा करके आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और फटाफट से सारे लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कंसंट्रेट होकर के आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सीधे सीधे आपके 8 मार्च के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद कम से कम हम आपको 4-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता देंगे, उसके बाद हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी तरफ हम आपको ले चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में आप लोग बताते चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सभी लोगों को पता होगा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि पहला का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा का ग नंबर। चलिए उसके बाद है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी। 15 मार्च 1950 ईस्वी, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क। उसके बाद चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो वह विकसित देश कहलाता है, यानी कि ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन, ऐसे हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को याद करने में ज्यादा सहूलियत हो जाए। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पंजाब पिछड़ा राज्य नहीं है, केरल भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, यानी कि बिहार पिछड़ा राज्य हो जाएगा। पांचवा का ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बीच में खाली स्थान दे देगा और बोल देगा कि निम्नलिखित में से खाली स्थानों को भरें, यानी कि रिक्त स्थानों को भरें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत अंग्रेजी शासन का एक खाली स्थान था। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। खाली स्थान में यहां पर उपनिवेश भरा जाएगा। इसका उत्तर भी नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत अधिक शोषण किया, यानी कि दूसरा का सही जवाब शोषण हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है। जल्दी से बताइए, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तीसरा का सही जवाब हो जाएगा प्रणाली। उसके बाद चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को खाली स्थान क्षेत्र कहा जाता है। जल्दी से बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले ही हम आपको बताएं कि कृषि क्षेत्र आ जाता है। तो इसलिए चौथा का सही जवाब क्या हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से खाली स्थान की प्रक्रिया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से। तो ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास है वह परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचवा का सही जवाब क्या हो जाएगा कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास का श्रेय खाली स्थान को दिया जा सकता है। भारत के आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जा सकता
सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियोजन को, यानी कि भारत के आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके 8 मार्च के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि अगर यही वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन, चाहे वह सब्जेक्टिव का हो या फिर ऑब्जेक्टिव का हो, आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। और कंसंट्रेट होकर के आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट देख करके बीच में ही स्किप करके आप लोग चले जाइएगा, तो इससे आपको किसी प्रकार का कोई फायदा होने वाला नहीं है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। चलिए उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। जल्दी से बताइए, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उचित सूचकांक क्या माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है आर्थिक विकास की माप के लिए। यानी कि अगर आर्थिक विकास की माप करना है तो वहां का प्रति व्यक्ति आय निकाल लो, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आर्थिक विकास की माप क्या है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? यहां पर खाली स्थान भरना है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी, यानी कि साधनों के मामले में बिहार धनी है, यहां पर संसाधन की कमी नहीं है, इसके बाद भी बिहार की जो स्थिति है वह दयनीय है। 8वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान में क्या भराएगा? तो दयनीय भरा जाएगा। उसके बाद 9वां नंबर, बिहार में खाली स्थान ही जीवन का आधार है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। सभी लोग खेती बाड़ी पे ही डिपेंड होते हैं, सभी लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर होते हैं। यहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि ही है। इसलिए 9वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के विकास में खाली स्थान एक बहुत बड़ा बाधक है। जल्दी से बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के विकास में क्या है जो कि एक बहुत बड़ा बाधक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाढ़। यानी कि बिहार के विकास में जो बाढ़ है वह बहुत बड़ा बाधक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे में हम आपको कुल 10 क्वेश्चन बताए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में हर हाल में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नजर में रखिएगा। जितने सारे भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर NCERT के हैं, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि जो सवाल आएंगे वह NCERT से ही आएंगे। इसलिए हम आपको NCERT के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 2 प्रकार के क्वेश्चन अभी तक हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप एक क्वेश्चन का सही जवाब बताते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बस आप लोग यहां से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा नीचे लाइव चैट में आपको एक्टिव नहीं रहना है। बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ठीक है, आप लोग मेरी बातों को अच्छे तरीके से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया। उसके अलावा दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था हो गया या दूसरी तरफ रोजगार के अवसर भी लोगों में प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सके, देश में उत्पादित एवं वस्तुओं को क्रय कर सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था कहते किसको है। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। और दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सके। उसके बाद दूसरा नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। अभी हम आपको ऊपर ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां है, तो भारत में है। अभी हम आपको ऊपर ऑब्जेक्टिव में बताए थे, लेकिन यहां पर कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में यह 2 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग इसका सही सही जवाब बता देते हैं तो पूरे 2 नंबर आपके हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित कहने से ही आपको लग रहा होगा कि मिश्रित मतलब कि मिला हुआ, यानी कि अगर 2 चीज एक साथ मिल जाता है तो उसको मिश्रित बोला जाता है। तो आप लोग समझिएगा, देखिए
मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। हम आपको शुरू में ही बता दिए कि मिश्रण कहने का ही मतलब होता है, मिश्रित कहने का ही मतलब होता है कि दो चीजों का मिश्रण, यानी कि दो चीज आपस में मिला हुआ है। तो यहां पर दो चीज क्या है, तो पहला है पूंजीवादी और दूसरा है समाजवादी, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों आपस में मिला हुआ है और इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी कि जो संसाधनों का स्वामित्व होता है, स्वामित्व कहने का मतलब कि मालिकाना हक होता है, यानी कि जो संसाधनों का जो हक होता है वह या तो सरकार के पास होता है या फिर निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है, क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताए कि यह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिल करके बना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है एक ऐसी अर्थव्यवस्था है कि जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी, ठीक है, आप लोग को ध्यान रहेगा, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व जो है वह सरकार और निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सतत विकास क्या है? सतत विकास, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरा नंबर कि सतत विकास क्या है। तो सबसे पहले हम आपको अपनी भाषा में समझा देते हैं कि सतत विकास क्या है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सतत विकास कहने का मतलब होता है कि आप तो विकास तो करिए, कोई भी पीढ़ी रहे वो विकास तो करे, लेकिन अपना जो भविष्य का पीढ़ी है, उसका जो भावी पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए। जैसे कहने का मतलब हो गया कि हम लोग पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने पूरे जीवन काल में पूरे पेट्रोल को ही समाप्त कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी उस पीढ़ी के लिए भी हम कुछ पेट्रोल बचा करके रखें, ताकि हमारा जो आगे वाला पीढ़ी हो, हमारा जो भावी पीढ़ी हो, उस पेट्रोल का यूज कर सके। जिस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे हमारे लिए संसाधन छोड़ के गए, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ संसाधन छोड़ करके जाएं, और उसी को बोला जाता है सतत विकास। ऐसा नहीं है कि संसाधन को छोड़ दे तो हम लोग विकास ही न करें, विकास करते हुए, यानी कि बचाव करते हुए विकास करना, उसी को सतत विकास बोला जाता है। चलिए इसके बारे में किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके, उसके अलावा टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। हम आपको अभी अभी बताए कि सतत विकास में सिर्फ अपना फायदा नहीं देखा जाता है, अपनी पीढ़ी के बारे में नहीं सोचा जाता है, बल्कि जो भावी पीढ़ी है उसके विकास के बारे में भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा देखिए क्या कह रहा है कि बुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए हुए पूरी की जाए, उसी को सतत विकास कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग सतत विकास को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में समझा दिए। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो किस प्रकार से लिखना है, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है कि विकास की वह प्रक्रिया जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके विकास किया जाता है। उसके अलावा बुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए हुए किया जाए, उसी को सतत विकास कहते हैं। यानी कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसकी क्षमता में किसी प्रकार का कोई ह्रास नहीं होना चाहिए, उसकी योग्यता में किसी प्रकार का कोई ह्रास नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी अगर जो विकास हो रहा है उसी को सतत विकास हम लोग बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सतत विकास कहने का मतलब समझ गए होंगे। जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को बस कंसंट्रेट होकर के सुनते जाइए, कंसंट्रेट होकर के समझते जाइए। अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा तो समझाने की गारंटी हमारी है। बस आप लोग ध्यान देकर के यहाँ पर हमारी बातों को सुनिए, ध्यान से आप लोग आंख खोल करके देखिए। बस हम आपको इस तरह से समझा देंगे कि आप पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि परीक्षा में हम नहीं भूलेंगे, परीक्षा में अगर आएगा तो हम बिल्कुल लिख देंगे। चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा।
आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत जो पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का निरंतर समन्वय एवं उपयोग करना है। कहने का मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है वह समयबद्ध रूप से होना चाहिए, समय से होना चाहिए, और उसके अलावा जो पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने किस प्रकार परिभाषित किया है, सिर्फ उसके बारे में बताइए, तो सिर्फ आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्र की जो पहली प्राथमिकता है, आप लोग यहां पर प्राथमिकता मतलब समझिएगा। आप लोग को हम सबसे पहले बता दें कि प्राथमिकता मतलब होता है कि जो चीज पहले ज्यादा जरूरी हो, जो काम पहले ज्यादा जरूरी हो उसको बोलते हैं प्राथमिकता, यानी कि सबसे पहले करने के लिए। तो आपको यहां पर बताया जा रहा है कि आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आर्थिक नियोजन का मतलब भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो बस आपको यहीं 4 लाइन लिख देना है। अगर आप यह 4 लाइन लिख देते हैं तो समझ जाइए कि आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगर 4 लाइन लिखते हैं तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि HDR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, HDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो H से ह्यूमन हो जाएगा, D से डेवलपमेंट हो जाएगा और R से रिपोर्ट हो जाएगा। अगर तीनों को मिलाएंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। बहुत ही बारीकी से हम आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनका स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित होती है। जैसे देखिए हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे भारत और चीन का हम उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग भारत का ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम लोग चीन का ले लेते हैं, और इसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। देखिए अगर हमको भारत का मानव विकास रिपोर्ट निकालना है और उसके अलावा दूसरी तरफ हमको चीन का भी मानव विकास रिपोर्ट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग भारत और चीन के शैक्षिक स्तर को देखेंगे कि शैक्षिक स्तर में कौन आगे है। उसके बाद फिर स्वास्थ्य स्थिति देखेंगे कि भारत का स्वास्थ्य स्थिति ज़्यादा बेहतर है कि चीन का है। उसके अलावा प्रति व्यक्ति आय देखेंगे कि भारत का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है कि चीन के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। अगर तीनों जिसका भी ज़्यादा रहेगा उसका मानव विकास रिपोर्ट अधिक रहेगा। मानव विकास रिपोर्ट कहने का ही मतलब हो रहा है मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि मानव कितना विकास किया, कौन से देश का मानव कितना विकास किया, इसके बारे में रिपोर्ट देना। तो जाहिर सी बात है कि अगर विकास किया तो वहाँ का शैक्षिक स्तर बढ़िया होगा, उसके अलावा उसका स्वास्थ्य स्थिति बढ़िया होगा, उसके अलावा प्रति व्यक्ति आय बढ़िया होगा। अगर यह तीनों चीज़ बढ़िया रहेगा तभी मानव विकास हो सकता है, और मानव विकास रिपोर्ट इसी के आधार पर तैयार किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मानव विकास रिपोर्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके बाद सबसे आखिरी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं लघुतरीय का आधारिक संरचना। ठीक है, आधारिक संरचना क्या होता है, इस पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि आधारिक संरचना क्या होता है। आधारिक संरचना जिसको अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आधारिक संरचना क्या होता है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है। ठीक है, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। जैसे बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि देश के आर्थिक विकास के क्या क्या आधार हैं, तो आपको सबसे पहले बोलना है बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। ये सारे जितने भी चीज़ हैं सभी देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। इन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? देश का आधारिक संरचना या फिर देश का आधारभूत ढांचा भी बोला जाता है। कह रहा है कि किसी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकास करेगा, वह जो देश है वह उतना ही अधिक विकसित रहेगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आधारिक संरचना का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। इसके अलावा कहा जा रहा है कि उन्हें देश का आधारिक संरचना या फिर आधारभूत ढांचा भी बोला जाता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हम आपको 6 लघुतरीय प्रश्न बताए और 6 क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद हम आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताते हैं, लेकिन दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बस हम आपको सिर्फ समझाएंगे, आप लोग को समझ लेना है। और यह वाला जो पीडीएफ है हम इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। बस हम आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ दीर्घोत्तरीय में हम आपको एक क्वेश्चन समझाएंगे, एक क्वेश्चन आपको देख लेना है और उसके अलावा बाकी भी क्वेश्चन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है, फटाफट से आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम डाउनलोड करके उस पर अपना अकाउंट बना करके वहां टारगेट बोर्ड सर्च करिएगा तो आपके सामने हमारा ग्रुप आ जाएगा। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। जैसे हम यहाँ से पीडीएफ डालेंगे आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा, आप लोग वहां से देख के समझ सकते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है चौथा नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार के फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ गया कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अगर परीक्षा में प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए पूछ दे तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या अगर हम लोग करेंगे तो उससे हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल करके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा ज्ञात करें। तो जो आर्थिक विकास की माप होता है वह राष्ट्रीय आय के द्वारा और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ज्ञात किया जाता है, इसी को यहाँ पर बोला गया है। देखिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं, हमको पूरा याद है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय है, इसके बारे में भी बताइए। दीर्घोत्तरीय का प्रश्न है, इसलिए अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। और अगर 5 नंबर मिल गया तो समझ जाइएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है 5 नंबर। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समझाएंगे। अगर आपको विस्तार रूप से पढ़ना है तो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर के पढ़ लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो सबसे पहला तो आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है कि बिहार के जो लोग होते हैं वह खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, इनकी निर्भरता कृषि पर होती है, इसलिए बिहार भी आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। क्यों? सबसे पहला कारण बताए कि कृषि पर निर्भरता। सबसे पहला कारण कृषि पर निर्भरता। अब इसके बारे में आपको 2-4 लाइन लिख देना है क्योंकि दीर्घोत्तरीय का प्रश्न है तो आपको थोड़ा सा विस्तार में लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है कि बाढ़ तथा सूखे की स्थिति। आप सभी लोग जानते होंगे कि कभी बिहार में बाढ़ और कभी सुखाड़ की स्थिति बना रहता है। अगर उत्तरी बिहार में बाढ़ है तो दक्षिणी बिहार में सुखाड़, अगर दक्षिणी में सुखाड़ है तो उधर बाढ़ हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है इससे। उसके बाद आधारिक संरचना का अभाव। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है आधारिक संरचना का अभाव, और इसके कारण भी बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है कि बिहार में गरीबी। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार एक गरीब राज्य है, एक बीमारू राज्य है, इसलिए जो गरीबी है यह भी बिहार के आर्थिक विकास को बहुत बड़ी बाधा पहुंचाती है, इसलिए इसका चौथा नंबर पॉइंट पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा खराब विधि व्यवस्था। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में विधि व्यवस्था कितना तगड़ा है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार में विधि व्यवस्था काफी ज्यादा जर्जर स्थिति में है, काफी खराब स्थिति में है। उसके अलावा है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए एक तो बिहार ऐसे ही पिछड़ा हुआ राज्य है और ऊपर से जनसंख्या भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो इसके बारे में भी आपको देख लेना है। और उसके बाद होता है सबसे लास्ट नंबर की कुशल प्रशासन का अभाव। देखिए हम आपको 7 पॉइंट बताए हैं, 7 में से कोई भी आप लोग 4 या 5 पॉइंट याद रखिएगा, अपने परीक्षा में लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा था। एक तो आपसे पूछ रहा था कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है और दूसरा पूछ रहा था कि इसका उपाय क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज में हम लोग पीछे हैं उस चीज को अगर आगे बढ़ा देंगे तो उसका उपाय हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि कृषि का तेजी से विकास। जब आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार की अधिकतम जनसंख्या खेती बाड़ी पर ही निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है, तो क्यों ना कृषि में तेजी से विकास किया जाए ताकि बिहार का भी विकास हो जाए। इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि कृषि का तेजी से विकास होना। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि आधारिक संरचना का विकास होना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि आधारिक संरचना का विकास होना। उसके अलावा उद्योगों का विकास होना, यानी कि बिहार में उद्योग लगाए जाए ताकि यहाँ के व्यक्तियों को रोजगार मिल सके।
उसके बाद जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, बाढ़ पर नियंत्रण होना चाहिए, सुखाड़ पर नियंत्रण होना चाहिए, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन होना चाहिए, गरीबी दूर करना चाहिए और उसके बाद शांति व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम आपको समझा दिए हैं कि किस प्रकार से बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, इसका उपाय क्या है। इसके बारे में आप लोग अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हम इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप सभी लोगों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लगा होगा। आप सभी लोगों के लिए यह वाला जो क्लास है वह रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि आपके परीक्षा में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से हम आपको शुरू में ही बताए कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सेम हम आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बताए जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।